नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रणधीर और आप सबका स्वागत है फिट्स एजुकेशन पे। हम टारगेट एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए बैचेस ले रहे हैं, क्लासेस ले रहे हैं, जिसमें हमने पॉलिटी स्टार्ट किया था। तो उसमें आज हम देखने वाले हैं सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान के स्रोत। हमने कहाँ से, किस देश के संविधान से क्या क्या लिया है, जैसे प्रेसिडेंट का पद, राज्यपाल का पद, प्राइम मिनिस्टर, हमारा जो न्यायपालिका है, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, आपका आपातकाल, ये सारी चीज़ें हमने किसी दूसरे देश के संविधान से लिया हुआ है। जो प्रीवियस ईयर आपने अगर लगाया होंगे तो उसमें देखा होगा, आपसे पूछेगा कि हमने इमरजेंसी की व्यवस्था किस देश से लिया है, हमने संविधान संशोधन की व्यवस्था किस देश से लिया है। तो यही सब चीज़ें आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं। मोटा मोटी में अगर मैं आपको समझाऊं, अगर आपको थोड़ा समझ में ना आ रहा हो, तो हमने जब संविधान लिख रहे थे, जो B.R. अम्बेडकर और उनके 6 साथी जब संविधान को बैठ के लिख रहे थे, मतलब वो उन्हें क्या लिखना है वो बता रहे थे, लिखा तो कोई और ही थे, कोई किसी और ने लिखा था, ठीक है। तो जब वो लिख रहे थे तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो हमने किसी दूसरे देश से ले रखा था। तो वही आज हम इसमें देखेंगे, तो उसको आपको ध्यान से पढ़ना है। साथ ही साथ मैं इन सब वर्ड्स का मतलब भी आपको बताऊंगा। जैसे मैं आपको बोलूँ अगर बंधुत्व, फ्रेटर्निटी क्या होता है, इक्वालिटी, फेडरल सिस्टम, ये सारी चीज़ें का मतलब भी आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, पहला है हमारा भारत शासन अधिनियम 1935। आपको पता होगा कि 1773 से लेके, ठीक है, 1948 तक अंग्रेज़ों ने भारत पे राज्य किया था। हालांकि 1600 से ही उन्होंने राज करना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन 1773 से लेकर 1948 के बीच बहुत सारे ऐसे अधिनियम थे जो ब्रिटेन से भारत भेजे जाते थे, ताकि भारत का जो नियम कानून किस तरीके से चलेगा, भारत को कैसे चलाना है, वो सारी चीज़ें उसमें लिखी रहती थी। तो समय समय पे अंग्रेज़ों ने उसमें परिवर्तन किया, जैसे कि हर एक 20 साल पे, 10 साल पे वो भेजते थे। तो वो उसका एक अलग से मैं डाल दूंगा वीडियो कि कब कब कौन कौन सा जो है एक्ट आया था। तो उसी में से एक एक्ट था आपका भारत शासन अधिनियम 1935, जिसमें से हमने ये सारी चीज़ें ले रखी थी, ठीक है। अब इसको एक एक करके आपको हम बताते हैं और समझाते हैं। तो सबसे पहले हमने लिया था, साथ ही साथ कैसे इसको याद रखेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले हमने लिया था उसमें से संघीय तंत्र, फेडरल सिस्टम। ये अपने आप में एक बहुत ही ब्रॉड वर्ड है, बहुत ही इसका ब्रॉड डिफिनीशन है, लेकिन आपको सरल भाषा में हम समझा रहे हैं, उसको समझिएगा। फेडरल सिस्टम क्या होता है? फेडरल सिस्टम मतलब कि भारत में क्या है, हमने फेडरल सिस्टम को अपनाया है, लेकिन हमारा जो फेडरल सिस्टम है वो थोड़ा सा अलग है। अगर ब्रिटेन की बात करें, ब्रिटेन का जो फेडरल सिस्टम है उनसे थोड़ा सा अलग है। माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा लाइट जो है वो डीम हो चुका है, क्योंकि आज सुबह से ही प्रॉब्लम है, कभी ज़्यादा कभी कम हो रहा है, तो देख लीजिएगा, आप कॉम्प्रोमाइज़ कीजिएगा थोड़ा सा। तो फेडरल सिस्टम हमने लिया है ब्रिटेन से, लेकिन ब्रिटेन से हमारा जो फेडरल सिस्टम है वो थोड़ा सा अलग है। अलग कैसे है? हमारे यहाँ क्या होता है कि हमारे यहाँ केंद्र में सरकार होती है और राज्य में सरकार होती है, ठीक है। तो हमारे यहाँ दो सरकार होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा मजबूत कौन होता है? केंद्र होता है, ठीक है। ये हमारा मजबूत होता है, यानी कि ये अधिक पावरफुल होती है राज्यों के मुकाबले। और राज्य जो है वो केंद्र से कभी भी अलग नहीं हो सकती है। जैसे मान लो बिहार बोला कि नहीं, मैं एक अलग अपना देश बनाना चाहता हूँ बिहार नाम से, तो वो कभी ऐसा नहीं कर सकता है। लेकिन अगर हम बात करें ब्रिटेन की या फिर अमेरिका की, तो वहाँ का जो फेडरल सिस्टम है, वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे राज्यों का एक अपना अलग संविधान है और केंद्र का अपना अलग संविधान है। राज्य जो है वो केंद्र के साथ उन्होंने एक समझौता किया हुआ है, और इस फेडरल वर्ड का मतलब ही होता है आपका संधि या समझौता, ठीक है। तो हमारे यहाँ कोई देश, कोई राज्य जो है वो केंद्र के साथ समझौता नहीं किया उन्होंने, ठीक है। हमारे राज्यों में और केंद्र के बीच में कोई समझौता नहीं हुआ है। ऐसा नहीं कल को जो है वो जम्मू कश्मीर बोल दे कि नहीं हमें अलग होना है, या फिर यूपी बोल दे कि हमें अलग होना है और एक अलग देश बनाना है, तो ऐसा नहीं है हमारे यहाँ। लेकिन अमेरिका में ऐसा है, अमेरिका में चाहे तो कभी भी कोई राज्य वहाँ से अलग हो सकता है, ठीक है। उन्होंने एक एग्रीमेंट कर रखा है, तो इसीलिए हमारा जो फेडरल सिस्टम है वो थोड़ा सा अलग है। तो हमने फेडरल सिस्टम तो लिया है, लेकिन जो तरीका है हमारा यहाँ पे, उसमें हमने थोड़ा सा उसको चेंज किया है। तो इसीलिए आपको यहाँ पे दिखेगा कनाडा में भी, कि कनाडा से भी हमने फेडरल सिस्टम लिया है।
अब दो दो जगह फेडरल सिस्टम, यहाँ भी फेडरल सिस्टम, यहाँ भी फेडरल सिस्टम, यहाँ भी संघ शासन व्यवस्था, यहाँ भी संघ तंत्र, मतलब वही तंत्र मतलब शासन व्यवस्था। तो यहाँ हमने इसलिए इसको रखा है क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारा थोड़ा सा अलग है, तो हमारा कनाडा के जैसा है। सिस्टम तो है फेडरल, लेकिन थोड़ा सा हमने चेंज किया हुआ है। जिस तरीके से हमारा है उस तरीके से कनाडा का भी है, या हम बोल सकते हैं जिस तरीके से कनाडा का सिस्टम है वैसा ही हमारा है। हमारे यहाँ राज्यों ने केंद्र के साथ कोई भी संधि नहीं कर रखी है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया हो। अब राज्यपाल का कार्यकाल, राज्यपाल का क्या कार्यकाल होगा वो भी हमने लिया हुआ है कहाँ से, भारत शासन अधिनियम से। अब इसको याद कैसे रखेंगे भाई, तो पता है कि भाई ब्रिटेन ने हमारे यहाँ 200-250 साल राज किया, तो वो उनके गवर्नर यहाँ होते थे, तो राज्यपाल को हम गवर्नर के नाम से भी जानते हैं। तो आपको गवर्नर वाला जहाँ भी किस्सा सुनने को मिलेगा, बस आपको समझ लेना है कि भारत शासन अधिनियम से लिया गया है। और भारत शासन अधिनियम कहाँ से भेजा गया था, ब्रिटेन से भेजा गया था। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। न्यायपालिका यानी कि जुडिशरी, हमारे यहाँ जुडिशरी की सिस्टम क्या होगी, न्यायपालिका का तरीका क्या होगा, हाई कोर्ट होगा, सुप्रीम कोर्ट होगा, फिर लोअर कोर्ट्स होते हैं, सिविल कोर्ट होते हैं। ठीक है, 3 तरीके के कोर्ट होते हैं। तो ये भी हमने लिया है भारत शासन अधिनियम से। उसके बाद लोक सेवा आयोग, ये भी हमने लिया है कहाँ से, भारत शासन अधिनियम से। एक बात और, भारत शासन अधिनियम से हमने ऑलमोस्ट संविधान में लगभग चीज़ें जो है वो भारत शासन अधिनियम से ही ले रखा है। कुछ एक चीज़ ही है जो हमने किसी और देश से लिया है, मतलब कि 70 to 80% जो है, ठीक है, वो हमने भारत शासन अधिनियम से ही ले रखा है। ठीक है, उसके बाद आपातकालीन प्रावधान। अब देखिए आपातकालीन प्रावधान इमरजेंसी, जैसे वॉर हो गई या फिर कोई इमरजेंसी हो गई, मतलब कि कोई ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि जो यूनियन गवर्नमेंट है, जो केंद्र सरकार है, उसको अचानक से कोई फैसला लेना पड़े, तो वो इमरजेंसी लगा सकती है। इसमें क्या होता है कि जो केंद्र है वो पावरफुल हो जाती है। हमारा जो फेडरल सिस्टम है वो यूनिटरी सिस्टम हो जाता है, यानी कि राज्यों को अपने अधिकार से वंचित कर दिया जाता है। वहाँ की जो सरकारें होती हैं उनकी पावर को छीन लिया जाता है, या उनको कुछ दिन के लिए, कुछ समय के लिए, कुछ सालों के लिए बंद कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये जो व्यवस्था ये हमने कहाँ से लिया है, भारत शासन अधिनियम से। ठीक ना। अब देखिए प्रशासनिक विवरण भी हमने जो लिया है वो भी भारत शासन अधिनियम से ही लिया है। मतलब कि हमारा जो प्रशासन का व्यवस्था क्या होगा, जैसे हमारे यहाँ IAS, ठीक है, IPS, IFS, इसका जो सिस्टम है ये भी हमने भारत शासन अधिनियम से लिया है। तो इतनी सारी चीज़ें हमने वहाँ से उठा के रखा है अपने संविधान में। अब आते हैं ब्रिटेन में, मतलब अब ब्रिटेन से ही हमने क्या क्या ले रखा है। अब देखिए संसदीय शासन, संसदीय शासन मतलब कि हमारे यहाँ संसद होंगे, लोकसभा, राज्यसभा, तो वो ब्रिटेन में भी होते हैं। ठीक है, तो वहाँ से हमने उसको ले रखा है। उसके बाद एकल नागरिकता। अब देखिए इसको समझिएगा, अमेरिका में क्या होता है कि अमेरिका में 2 नागरिकता होती है, एक अपने राज्य की, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बिहार में हूँ तो एक बिहार का नागरिकता मेरे पास रहेगा और एक केंद्र का रहेगा। ठीक है, तो अमेरिका में ऐसे होता है, लेकिन भारत में तो ऐसा नहीं है। भारत में एकल नागरिकता है। अब बिहार के नागरिक भले हम बोल देते हैं, लेकिन हम एक भारतीय हैं। हम ऐसे नहीं बोल सकते हैं विदेश में जाकर कि मैं एक बिहारी हूँ, बोलने के लिए बोल देते हैं, लेकिन हमारे लिए, हमारे पास कोई इसका ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स तो नहीं होता है कि मैं एक बिहारी हूँ। ठीक है, तो हमारे यहाँ क्या होता है, एकल नागरिकता की व्यवस्था है। ठीक है, अमेरिका में 2 है। तो ये जो हमने लिया है ये भी ब्रिटेन से लिया है। उसके बाद द्विसदनवाद, वही मैंने बताया कि संसदीय शासन मतलब कि 2 सदन होंगे हमारे पास। उसके बाद विधायी प्रक्रिया, जो कानून होंगे विधायिका का, वो भी हमने ब्रिटेन से लिया है। अब अमेरिका से हमने बहुत ही सारा इम्पोर्टेंट वहाँ से उठाया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़। देखो जैसे प्रस्तावना, प्रियम्बल, जैसे ही आप कॉन्स्टिट्यूशन खोलिएगा तो आपके पहले पेज पे ही मिल जाएगा प्रियम्बल, जिसमें हमने लिखा हुआ है कि हमारा संविधान कैसा है। यानी कि पूरे संविधान का अगर निचोड़ हम समझना चाहें, पूरा सार समझना चाहें कि हमारा संविधान कैसा है, तो हम बस प्रियम्बल के, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल को पढ़ लेंगे। उसी से हमें आइडिया लग जाएगा कि अंदर हमें क्या क्या चीज़ देखने को मिलेगा। ठीक है, जिस तरीके से कोई बुक के फर्स्ट पेज में दिया रहता है ना कि आपको इस बुक में ये मिलेगा, तो प्रियम्बल भी को भी वही हम कह सकते हैं कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या है, वो सारी चीज़ें इसमें हमें देखने के लिए मिलेगा। तो प्रियम्बल हमने लिया है अमेरिका से, और ये प्रश्न आपका पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे आप। अच्छा, एक चीज़ और आपको याद रखना है कि प्रियम्बल की, जब प्रियम्बल तो हमने लिया है अमेरिका से, लेकिन प्रियम्बल की जो भाषा है, ठीक है, प्रस्तावना जिसको हम कहते हैं, वो हमने ले रखा है ऑस्ट्रेलिया से।
ये आपको शायद कहीं मिले ना, खाली एम लक्ष्मीकांत बुक में ही मिल सकता है आपको, अदरवाइज़ कोई और बुक में नहीं मिलेगा। तो इसको आप याद रखेंगे। जो प्रियम्बल है वो हमने लिया है अमेरिका से, लेकिन उसकी जो भाषा है, मतलब कि जो लैंग्वेज हमने लिया है वो लिया है ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट मौलिक अधिकार, जिसका वर्णन आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक है, जिसमें भारत के नागरिकों को उनके हितों के संरक्षण के लिए कुछ अधिकार दिए गए हैं, वो हमने लिया है अमेरिका से, ठीक है। उसके बाद न्यायिक पुनराविलोकन, सपोज़ सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन दे दिया, लेकिन हम चाहते हैं उसको चैलेंज करना, सरकार चाहती है उसको चैलेंज करना, तो उससे फिर से पुनर्विचार करने के लिए उसके पास भेज सकती है, ठीक है। तो ये भी सिस्टम हमने लिया है अमेरिका से। उसके बाद न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये भी इम्पोर्टेंट है। न्यायपालिका हमारे यहाँ स्वतंत्र है, हमारे यहाँ क्या सभी जगह होनी चाहिए, लेकिन बहुत सारे देशों में न्यायपालिका को स्वतंत्र नहीं रखा गया, जैसे चाइना हो गया, पाकिस्तान हम कुछ हद तक कह सकते हैं, मतलब जहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है उतना, वहाँ पे तो न्यायपालिका को स्वतंत्र, मतलब कि यहाँ पे जो है सरकार का किसी भी तरीके से डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली हस्तक्षेप नहीं होगा हमारे न्यायपालिका में। वरना क्या होगा कि कोई भी डिसीजन देने से पहले उसमें अगर सरकार की इंटरफेयर हो गई तो थोड़ा सा डिसीजन देने में जो हमारे जजेस हैं उनको हितों का टकराव का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो न्यायपालिका को यहाँ पे स्वतंत्र रखा गया है। उसके बाद जो राष्ट्रपति का जो पद है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर होंगे, तो ये जो सिस्टम है राष्ट्रपति वाला, ये भी हमने अमेरिका से लिया है, ठीक है। राष्ट्रपति पर महाभियोग, अब राष्ट्रपति को हमने लिया है तो हो सकता है कल को कुछ गलती कर दे तो हमें उन्हें हटाना भी होगा, तो हम उस पर महाभियोग लगाएंगे, उसको हम बोलते हैं इम्पीचमेंट। तो ये जो प्रक्रिया है ये भी हमने अमेरिका से लिया है। तो अमेरिका से सारी चीज़ें हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न आपसे पूछेगा प्रियम्बल कहाँ से लिया हमने, मौलिक अधिकार कहाँ से लिया, प्रेसिडेंट कहाँ से लिया, तो इसको आप कैसे याद रखेंगे। तो देखिए अमेरिका सबसे पुराना डेमोक्रेसी है, सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन उसके पास आया होगा, तो कॉन्स्टिट्यूशन में हमें प्रियम्बल देखने के लिए मिलता है, तो प्रियम्बल हमने वहाँ से ले लिया, ठीक है। मौलिक अधिकार, अमेरिका सबसे पावरफुल कंट्री, अभी सबके अधिकारों की बात वो करता है, सब पे अपना रौब जमाता है। अमेरिका के पास बहुत सारे अधिकार हैं, किसी पे वो सैंक्शन लगा सकता है, तो इसलिए हमने मौलिक अधिकार भी अमेरिका से लिया। मतलब इस तरीके से आप इसको रिलेट करके याद कर सकते हैं। न्यायिक पुनराविलोकन, अमेरिका के पास क्या है, यूनाइटेड नेशन वहाँ पे है, उनके अंदर में आपका वहाँ ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी है, ठीक है। हालांकि हेडक्वार्टर कहीं और है उसका, लेकिन कंट्रोल उसका अमेरिका का उस पर रहता है। या राष्ट्रपति, तो अमेरिका में राष्ट्रपति होता है, प्राइम मिनिस्टर नहीं होता है, ठीक है। तो हमने राष्ट्रपति वहाँ से लिया है। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। और अमेरिका का राष्ट्रपति बहुत ही पावरफुल होता है, अमेरिका खुद में बहुत पावरफुल कंट्री है, तो वहाँ का राष्ट्रपति पावरफुल ही होगा, तो राष्ट्रपति भी हमने वहाँ से लिया है। तो इस तरीके से जो है आप अमेरिका से क्या क्या हमने लिया है उसको याद रख सकते हैं। अब आते हैं आयरलैंड के पास। आयरलैंड से हमने एक चीज़ लिया है, इंपॉर्टेंट है, वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। और आयरलैंड ने खुद इसे स्पेन के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया था, यानी कि पहले आयरलैंड ने स्पेन से लिया और हमने फिर आयरलैंड से लिया, ठीक है। अब ये नीति निर्देशक तत्व क्या हैं? निर्देशक यानी कि केंद्र राज्यों को कुछ निर्देश देगी कि आप जो है कल्याणकारी काम करें अपने राज्य में, ताकि वहाँ के लोगों की भलाई हो सके। लेकिन बहुत सारे ऐसे काम हैं, हम उसको पढ़ेंगे डीपीएसपी को अलग से, लेकिन हम उसको चैलेंज नहीं कर सकते। जैसे राज्यों को कहा जाता है कि आप अपने यहाँ पे पंचायत का चुनाव कराएं, लेकिन राज्य क्या करती हैं कि अपने फ़ायदे के लिए उनका चुनाव नहीं कराती हैं, या कहीं कहीं पे होता है या कहीं कहीं पर टाइम से नहीं होता है। लेकिन कोई व्यक्ति जाके कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकता है कि हमारे यहाँ पंचायत का चुनाव क्यों नहीं करवा रहे हो, क्योंकि राज्यों को ये निर्देश दिए गए हैं, उन्हें बाध्य नहीं किया जा रहा है। मतलब हम इसको चैलेंज नहीं कर सकते हैं कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, कि भाई आप ये ऐसा काम क्यों नहीं कर रहे हो। यानी इसके अंदर जितने भी निर्देश दिए गए हैं उसको लेके हम इसको चैलेंज, राज्य सरकार को चैलेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ लिया हुआ है आयरलैंड से। डीपीएसपी इसको शॉर्ट में बोलते हैं, आप इसको डीपीएसपी भी शॉर्ट में बोल सकते हैं। इसका डीपीएसपी नाम से जाना जाता है अधिकतर, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। नोट में हमने वही लिखा है कि आयरलैंड ने स्पेन से ले रखा था, ठीक है। अब आते हैं ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया से हमने लिया है समवर्ती सूची, जिसको हम बोलते हैं कंकरेंट लिस्ट।
देखिए 3 तरीके की सूची होती है, एक होता है आपका संघ सूची, ठीक है, एक होता है आपका राज्य सूची और एक होता है आपका समवर्ती सूची। संघ सूची में जो सब्जेक्ट रखे गए हैं उस पे केंद्र सरकार कानून बनाएगा। राज्य सूची में जो सब्जेक्ट रखे गए हैं यानी जो लिस्ट रखे गए हैं उस पर राज्य सरकार कानून बनाएगी। और समवर्ती सूची में जो सब्जेक्ट रखे गए हैं उस पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कानून बनाएगी। लेकिन अगर कभी मतभेद होता है राज्य सरकार और केंद्र सरकार पे तो फिर केंद्र सरकार उस पर कानून बनाएगी, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल में मैं आपको बताता हूँ, संघ अगर सूची की अगर हम बात करें तो इसमें हमारा विदेश नीति, ठीक है, सुरक्षा, रेलवे, ये सब पे कानून बनाएगा केंद्र सरकार। राज्य सूची की अगर मैं बात करूं तो राज्य में होता है आपका भूमि सुधार, वहाँ की शासन व्यवस्था, इस पे राज्य सरकार अपना कानून बनाएगी। समवर्ती सूची में एजुकेशन हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, इस पे दोनों सरकारें मिलकर काम करेंगी, राज्य और केंद्र दोनों, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं फ्रांस से। तो फ्रांस से हमने ले रखा है क्या, 4 चीज़ें ले रखी हैं और चारों के चारों चीज़ आपको प्रियम्बल में देखने के लिए मिल जाएगा जब हम पढ़ेंगे। तो अभी इसके बाद हम आपको प्रियम्बल ही पढ़ाएंगे। समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, गणतंत्र, मतलब इसका समझिएगा इक्वालिटी, यानी इक्वालिटी होनी चाहिए। भारत के जितने भी लोग हैं उनमें आपस में इक्वालिटी होनी चाहिए, हम किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। ये हमें फंडामेंटल राइट्स में देखने के लिए मिलता है, समता या समानता का अधिकार, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, सेक्स, रिलीजन, भाषा, रंग, ठीक है, इस सब के आधार पे हम भेदभाव नहीं कर सकते हैं। उसके बाद स्वतंत्रता, हमें आज़ादी है, बोलने की आज़ादी है, संघ बनाने की आज़ादी है, कहीं भी जाने की आज़ादी है, कोई भी बिजनेस करने की आज़ादी है। तो ये सारी चीज़ें हमें फ्रांस से लिया हुआ है। उसके बाद बंधुत्व, बंधुत्व मतलब होता है फ्रेटर्निटी, मतलब इसका ही इंग्लिश मीनिंग हुआ और इसका मतलब होता है भाईचारा, हमें आपस में भाईचारा बना के रखना है, ठीक है। उसके बाद गणतंत्र मतलब रिपब्लिक, हमारा जो नेता होगा उसको हम चुनेंगे, ना कि वो वंशानुगत होगा, पहले वाला सिस्टम नहीं कि राजा का बेटा राजा। हम अपने जो हमारा नेता होगा या हमारा जो प्राइम मिनिस्टर होगा, हमारा जो राष्ट्रपति होगा, उसको हम वोटिंग के थ्रू चुनेंगे, ठीक है। तो ये हमने फ्रांस से ले रखा है, ये चारों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं कनाडा में। तो कनाडा को तो मैंने पहले ही डिस्कस कर दिया था कि हमारा जो फेडरल सिस्टम है वो हमने लिया तो भारत शासन अधिनियम से है, लेकिन हमने उसको थोड़ा सा चेंज किया हुआ है। तो जो हमने थोड़ा सा चेंज किया हुआ है ना, वो हमने कनाडा वाला किया हुआ है, ठीक है तो फेडरल सिस्टम ही, लेकिन हमने हल्का सा उसको मॉडिफाई किया है। तो वो जो मॉडिफाई किया है वो हमने कनाडा से लिया है। तो अगर ऑप्शन में आपको मिले कि फेडरल सिस्टम कहाँ से लिया है, अगर ये दोनों ऑप्शन में रहे तो आपको जाना है भारत शासन अधिनियम, ठीक है, अदरवाइज ये तो रहेगा ही। अब आते हैं रसिया से हमने लिया फंडामेंटल ड्यूटीज़। अब देखिए फंडामेंटल राइट्स तो हमने अमेरिका से ले लिया, मतलब आपको बहुत सारे अधिकार मिले हुए हैं, ठीक है, लेकिन आपके कुछ कर्तव्य भी तो बनते हैं। आप ऐसे तो नहीं है कि आपको अधिकार पे अधिकार मिल जाए लेकिन आपका कोई कर्तव्य ना हो देश के प्रति। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी हमने रखना है, हमने लिया है रसिया से। इसमें क्या होता है कि आपको जैसे जो राष्ट्रीय स्मारक हैं उसको साफ सुथरा रखना है, देश के प्रगति के लिए काम करना है, देश के विकास में अपना सहयोग देना है। तो बहुत सारे ऐसे काम हैं जो हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है, 36 से 51 में, आर्टिकल 36 से 51 में। अब आते हैं जर्मनी से। तो जर्मनी से हमने लिया है आपातकाल के समय मूल अधिकार का स्थगन। तो यहाँ पे कन्फ्यूज़न है एक कि आपातकाल यहाँ भी हमने पढ़ा और आपातकाल हमने अभी इसमें भी पढ़ा भारत शासन अधिनियम में, तो दोनों में थोड़ा सा अंतर है। एक तो पूरा आपातकाल का जो सिस्टम है, इमरजेंसी, मतलब कि देश में कभी ऐसी स्थिति हो जाती है जब सरकार को ऐसे कुछ कड़े फैसले लेने होते हैं, जैसे कभी वॉर हो गया, मान लो पाकिस्तान ने भारत पे अटैक कर दिया, तो अगर और उसमें सदन नहीं चल रहा है तो हम सदन में बैठे सांसदों से राय मशवरा करने का हमारे पास टाइम नहीं होता है। तो उस स्थिति में कुछ ऐसी शक्तियाँ दी गई हैं हमारे राष्ट्रपति को जो हम उसका इस्तेमाल करते हैं, तो उसी को हम कहते हैं इमरजेंसी, जिसने इंदिरा गांधी ने लगाया था। तो इमरजेंसी के समय जो आपके मूल अधिकार हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, वो सारे के सारे स्थगित हो जाते हैं, 2 को छोड़ के 20 और 21। तो वही हमने जो यहाँ पे लिया है कि आपातकाल के समय, आपातकाल तो हमने लिया है भारत शासन अधिनियम से, लेकिन उसमें हमने थोड़ा चेंज किया। क्या किया कि ठीक है आपातकाल आप लगाइए, लेकिन हमारा जो अधिकार है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, उसको वो अधिकार आप हमसे आपातकाल के दौरान भी नहीं छीन सकते। तो ये जो सिस्टम है ये हमने लिया है जर्मनी से, ठीक है।
दक्षिण अफ्रीका से हमने लिया है अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान में एक बार ऐसा तो नहीं है कि कभी हमने एक संविधान में कुछ हमने लिख दिया तो भविष्य में कुछ ऐसी स्थितियां पैदा होती हैं कि हमें उसमें कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं। तो उसका चेंज करने का नियम क्या होगा, किस तरीके से हम उसमें बदलाव कर सकते हैं। तो उसके लिए सदन में बिल लाना पड़ता है, उसमें वोटिंग होती है, जितने भी सांसद बैठे होते हैं उनमें मेजोरिटी से उसको पास करना होता है। तो ये पूरा सिस्टम है, ये हमने साउथ अफ्रीका से लिया है। अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान संशोधन। मान लो कुछ नया कानून ऐड करना है तो उसके लिए संविधान में संशोधन होता है, मतलब कि उसमें हम फेरबदल करते हैं। मोटा मोटी आप इसको ऐसे समझिए। फिर हम आते हैं अपने जापान के पास। जापान से हमने लिया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यानी कानून द्वारा जो नियम बनाया गया है उसको किस तरीके से फॉलो करना है, उसका एक पूरा प्रोसीजर होता है, ठीक है। तो वो हमने लिया है जापान से। तो ये थे हमारे सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो हमने अलग अलग देशों से लिए हैं, और ये प्रमुख विशेषताएं हमारे हैं इस कॉन्स्टिट्यूशन की। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ें तो हमें ये सारी चीज़ें उसमें देखने के लिए मिलता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से पॉलिटी से अगर प्रश्न बनेगा तो यहाँ से एक प्रश्न आपसे ज़रूर पूछा जाएगा, यह है। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी होंगी और याद करनी होंगी। तो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ कोई डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे, प्लस शेयर भी कर देंगे और एक लाइक ज़रूर करेंगे अगर समझ में आया हो तो। मैं इसी तरीके के वीडियोस डेली आपके लिए 1 या 2 वीडियो लाने का प्रयत्न कर रहा हूं, लेकिन अभी डाल नहीं पा रहा हूं, कुछ प्रॉब्लम्स है मेरे साथ। लेकिन फिर भी एक वीडियो आपको पर डे मिलेगा पॉलिटी का, जो कि पूरा का पूरा एम लक्ष्मीकांत पे बेस्ड होगा। पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा इससे, ठीक है। रेलवे एनटीपीसी के लिए तो सफिशियंट है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।